गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर का वीडियो का पार्ट 4 देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड एक रिलेशनशिप है एमिनो एसिड के सीक्वेंस और पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए में। अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड से या एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड को बनते हुए, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में। डीएनए रेप्लिकेशन में पुराना डीएनए से नया डीएनए बन रहा था और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बन रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन में कैसे हम न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनते हुए देखेंगे और इस न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनते हुए हमें कम्प्लीमेंट्री या पूरक का कोई हमें चिन्ह नहीं मिलेगा। तब हमें मेरे दिमाग में या हम लोग के दिमाग में ये सवाल आता है कि कैसे कोई तो होगा जिसके माध्यम से न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं जेनेटिक कोड, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बीच का संबंध को बता रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जॉर्ज गैमो जो है वो पहली बार हमें जेनेटिक कोड के बारे में बताया कि वो सजेस्ट किए कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड कोड जो है, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोड है उसी से 20 एमिनो एसिड के लिए वो जिम्मेदार होता है। 3 के कॉम्बिनेशन में रहता है और ये इस तरह से कॉम्बिनेशन करके 20 एमिनो एसिड को वो लोग चिन्ह बनाता है या उसके लिए संकेत देता है। हेइजी खुराना ने केमिकल मेथड से उन्होंने आरएनए सिंथेसाइज करवाया और उन्होंने बताया कि ये बेसिस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। उसके बाद मार्शल नीरेनबर्ग ने उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस करवाया और उन्होंने सबसे पहले हम लोग को बताया कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस में कोड का क्या रोल है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, उस जेनेटिक कोड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला उसका गुण क्या है कि ये ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट होगा मतलब इसको लिखते समय हम 3 अक्षर से लिखेंगे, लेकिन इसमें 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस रहेगा और टोटल कोडोन जो है हमारे पास कितना होगा 61। और ये 61 कोडोन में 3 इसके अलावा जो 3 कोडोन रहेगा वो 3 कोडोन कोई भी एमिनो एसिड के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उसे हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडोन, जिसमें आता है यूएजी, यूजीए एंड यूएए। इसके बाद हम देखते हैं कोडोन जो है वो अनएम्बिगियस होता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं और स्पेसिफिक होता है। वो एक एमिनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कोड जो है वो डीजेनरेट भी करता है। कुछ एमिनो एसिड जो है एक से ज्यादा कोड से जाने जाते हैं, यानी कि एक ही एमिनो एसिड को पहचानने के लिए एक से ज्यादा कोड रहता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कोड जो है वो एमआरएनए में पढ़ा जाता है लगातार। उसके बीच में कोई स्पेस, गैप या कॉमा, फुल स्टॉप जैसा पंक्चुएशन जैसा नहीं रहता है। नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस वो कोड प्रेजेंट रहता है और उससे रीड भी किया जाता है। और कोडोन जो है वो लगभग यूनिवर्सल है और लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में इसका एमिनो एसिड के लिए जो जिम्मेदारी है वो एक ही रहता है। एयूजी जो है उसका डुअल फंक्शन है। एयूजी कोड जो है वो मिथियोनाइन नाम का एमिनो एसिड के लिए सिंबल है। उस एमिनो एसिड को वो के लिए वो कोड है। इसके अलावा ये एक इनिशिएटर कोडोन के तौर पे भी काम करता है, जिसके चलते इसे हम लोग स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग देखे कि ट्रिपलेट कोडोन है, इस ट्रिपलेट कोडोन में एक सिंगल बेस पेयर भी अगर चेंज हो जाता है तो एमिनो एसिड बदल जाएगा और जिसके चलते प्रोटीन भी बदल जाएगा।
एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस बदलने की घटना को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जिसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन में हम लोग देखते हैं कि ग्लूटामेट के बदले वो वैलाइन में कन्वर्ट हो जाता, जिसके चलते हमारे अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाले रोग होते हैं जिसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसके अलावा इंसर्शन एंड डिलीशन भी होते हैं, यानी कि ऑफ 3 तो मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट। अगर एक कोडोन चेंज होता है तो पूरा के पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट कर सकता है, जिसे हम इंसर्शन कह रहे हैं। एक कोड अगर एंटर किया तो वो 3 का सेट जो है वो शिफ्ट कर जाता है। अगर एक डिलीट भी हो गया, एक अगर हट गया तो भी वो 3 का सेट जो है वो शिफ्ट कर जाता है। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग नाम देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसके चलते किसके चलते होता है, ये डिलीशन या इंसर्शन के चलते होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिक कोड, जैसे कि mRNA के स्ट्रैंड में हम देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस। इस नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि कैसे इस तरह से 3 के सेट को हम नाम दे रहे हैं कोडोन नाम दे रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हम एक तरफ UCAG रखे हैं और फर्स्ट लेटर का भी हम इस तरह से UCAG रखे हैं, और दूसरे तरफ भी हम देख रहे हैं UCAG रख रहे हैं, और इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो हमारे पास 64 कोडोन आ रहे हैं। और इस 64 कोडोन में से 61 कोडोन जो है वो 20 अमीनो एसिड के लिए संकेत है, बाकी 3 को हम लोग स्टॉप कोडोन बोल रहे हैं। इसमें एक जो है जो मिथियोनाइन के लिए है उसे हम लोग नाम देते हैं स्टार्ट कोडोन, जिसे AUG ये यूनिवर्सल है। इसके बाद हम देख रहे हैं tRNA यानी कि द एडाप्टर मॉलिक्यूल। tRNA कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल, it has an anticodon loop that has bases complementary to code present on mRNA। mRNA में जो कोड रहता है उसका complementary कोड रहता है tRNA में, लेकिन सिर्फ 3 का नाइट्रोजनस बेस का कोड रहता है, जो हमें जेनेटिक कोड का एक्चुअल मतलब समझा रहा है कि tRNA के पास जो ट्रिपलेट कोडोन है वो mRNA का जेनेटिक कोड का कम्प्लीमेंट्री है, और वो उसी तरह का एमिनो एसिड को पकड़ के या उसको अटैच करके ले आ रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं tRNA के पास जो है वो हम एडाप्टर मॉलिक्यूल को भी उसे हम कह रहे हैं, उसके पास एक एंटीकोडोन लूप है, और साथ में उसके पास क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ यानी कि लौंग के लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके एक आर्म में हम देख रहे हैं एमिनो एसिड अटैच हो रहा है, एक आर्म जो है वो mRNA के साथ एंटीकोडोन 1 के वो अटैच हो रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन जो है इसे हम नाम देते हैं कि प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। यहाँ एमिनो एसिड को हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा एमिनो एसिड को जोड़ के हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, जिसे आगे चल के हम प्रोटीन बोलेंगे। ये एमिनो एसिड का जो जोड़ के हम चेन बना रहे हैं, इस सीक्वेंस कौन डिसाइड कर रहा है, ये जेनेटिक कोड डिसाइड कर रहा है जो mRNA में प्रेजेंट है। ये एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी एंड दस एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर cognate tRNA by the process of charging of tRNA or the amino acylation of tRNA। तो ये जो हमारा एमिनो एसिड है ये सबसे पहले tRNA के साथ अटैच हो रहा है, साथ में वो एक्टिवेटेड भी हो रहा है एनर्जी के साथ, जिसे हम एक्टिवेटेड tRNA भी कह रहे हैं या चार्जिंग ऑफ tRNA कह रहे हैं। ये चार्ज tRNA जो है इसे काफी नजदीक लाया जाता है, और नजदीक लाने के बाद उसके अंदर एक बॉन्ड क्रिएट होता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
तो ये नजदीक लाने का और बॉन्ड बनाने का काम कौन कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट कर रहा है राइबोसोम। साथ में राइबोसोम क्या कर रहा है? mRNA को रीड करके जो कोड है, जेनेटिक कोड, उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक एंटीकोडोन टीआरएनए वाले उसका जो एंटीकोडोन वाला टीआरएनए है, जो एमिनो एसिड के साथ लोडेड है या चार्ज्ड है, उसको अटैचमेंट का जगह दे रहा है। mRNA को रीड कर रहा है, अटैचमेंट का जगह दे रहा है, साथ में एमिनो एसिड को नजदीक ला रहा है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाए। राइबोसोम जो है वो इन इट्स इनएक्टिव स्टेट एग्जिट एज 2 सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट for subsequent amino acid to bind to and thus become close enough to each other for the formation of a peptide bond। तो राइबोसोम के पास 2 साइट रहता है जो टीआरएनए को आके वहां अटैच होने दे रहा है, एमिनो एसिड के साथ टीआरएनए को वहां आके अटैच होने दे रहा है। A translational unit in mRNA is a sequence of RNA that is flanked by the start codon। mRNA का वो सीक्वेंस जो ट्रांसलेशन होना है उसे हम ट्रांसलेशनल यूनिट कर रहे हैं, वो शुरू हो रहा है AUG कोडोन से जो मिथियोनाइन के लिए जिम्मेदार है, और खत्म हो रहा है किससे? स्टॉप कोडोन से, जो जहां पे हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as an untranslated region। mRNA में भी कुछ हिस्सा ऐसा रहता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसे हम लोग कहते हैं UTR यानी कि untranslated regions। The UTRs are present at both 5 end before start codon and at 3 end after stop codon, which are required for efficient translation process। यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस सफल तरीके से हो पाए, इसलिए यूटीआर आमतौर पे 5 एंड और 3 एंड के आगे पीछे रहता है ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस सही से हो पाए। इसके बाद हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस का स्टेप। इसमें 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम लोग देखेंगे इनिशिएशन। For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon AUG that is recognized only by the initiator tRNA। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि इनिशिएशन पहला ट्रांसलेशन का पहला स्टेप, जिसमें राइबोसोम जो है वो mRNA के साथ बाइंड करेगा, और mRNA के साथ बाइंड करेगा किस जगह पे? स्टार्ट कोडोन के जगह में, यानी कि AUG के जगह में। और इस जगह पे कौन सा टीआरएनए आके अटैच होगा? जिसके पास AUG का एंटीकोडोन है, यानी कि UAC। इस टीआरएनए को हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। इसके बाद का स्टेप जो है वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन शब्द से ही हम जान रहे हैं कि इसमें क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन का लेंथ बढ़ेगा। The ribosome proceed to the elongation phase of protein synthesis। During elongation phase, complex composed of an amino acid linked to RNA, tRNA, sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। The ribosome moves from codon to codon along the mRNA। Amino acids are added by one, translated into polypeptide sequence, dictated by DNA and represented by mRNA। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हमारा mRNA, इस mRNA राइबोसोम के साथ अटैच है। राइबोसोम के पास 2 साइट है जिसको हम P और A कह रहे हैं। तो इस P में सबसे पहले हम देखें कि स्टार्ट कोडोन आके अटैच हुआ, और उसके बगल वाला जो साइट है उसमें सेकंड वाला टीआरएनए आके अटैच हुआ। सेकंड में कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने देख रहा है AAG। तो इस तरह से 2 टीआरएनए along with their amino acid अटैच हुए। अब ये जैसे जैसे राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा, ये दोनों टीआरएनए धीरे धीरे राइबोसोम से बाहर निकलने लगेगा।
जो पहला था वो क्या होगा, वो अपना जो मिथियोनाइन था वो सेकेंड वाला के ऊपर अपना मिथियोनाइन को अटैच किया और वो निकल गया। अब पी साइट में जो है वो जो ए साइट वाला जो टीआरएनए था वो पी साइट में आ गया और ए साइट खाली हो गया और ए साइट में अब जो है नया टीआरएनए आ रहा है और नया टीआरएनए जो अमीनो एसिड लेके आया है वो थर्ड अमीनो एसिड है। अभी तक 1 और 2 अटैच था, 1 और 2 शिफ्ट होके 3 के ऊपर चला जाएगा और ये थर्ड वाला टीआरएनए शिफ्ट करके फिर पी में आ जाएगा और ए का जगह खाली हो जाएगा। इस तरह से ये सिलसिला चलते जाएगा और ये कोडोन भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये जो ट्रांसलेशन का सिलसिला है ये कब तक चलेगा, जब तक राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर चलते चलते घसकते घसकते वो कहाँ तक ना पहुंच जाए, स्टॉप कोडोन तक ना पहुंच जाए, तब तक ये कोड को पढ़ते रहेगा और उस कोड के ऊपर उसका एंटी कोडोन वाला टीआरएनए आएगा। पहला टीआरएनए फिर दूसरा टीआरएनए, पहला टीआरएनए दूसरे टीआरएनए को अपना अमीनो एसिड दे के निकल जाएगा और दूसरा टीआरएनए शिफ्ट करके पहले की जगह में आ जाएगा और उसके जगह पे तीसरा टीआरएनए। तो दूसरा टीआरएनए अभी तक 2 अमीनो एसिड लेके था, वो दोनों को वो तीसरे को दे देगा, फिर दूसरा भी निकल जाएगा। तीसरा जो है वो अब फिर पहले की जगह में आ जाएगा पी में, ए खाली हो जाएगा, उस जगह पे चौथा आएगा। ये सिलसिला चलते रहेगा जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं आखिरी जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन। एट द एंड ए रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रिलीजिंग फैक्टर आया और रिलीजिंग फैक्टर जो है वो क्या हुआ, वो जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का सिलसिला था उसको रोका और उसको धीरे से पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया। राइबोसोम से वो फ्रेश बना हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन वहां से रिलीज हो गया। इस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है।